हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा। बाई क्वालिफिकेशन बीकॉम सीए एंड सीएस हूं मैं। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 4, दैट इज टैक्स लॉ। टैक्स लॉ का जैसे कि आपको पता है हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है टैक्स लॉ। इसमें हमारे 2 सेक्शन है। टैक्स लॉ में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है डायरेक्ट टैक्स का है, वो है 50 मार्क्स का। और जो दूसरा सेक्शन है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या क्या है, जीएसटी प्लस कस्टम। जीएसटी प्लस कस्टम आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है जी। कुल मिला के हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है टैक्स लॉ का वो क्या है, 100 मार्क्स का है। अब 100 मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया 2 बाइफर्केशन में है। पहला 50 डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा 50 मार्क्स का। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ये जो सब्जेक्ट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है। यहां पर एक एक नंबर के आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में आपको एक एक मार्क के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे मतलब सिलेबस में से। अब बाइफर्केशन फिक्स है, 50 मार्क्स का डीटी एंड 50 मार्क्स का आईडीटी। ठीक है, सेक्शन वाइज आता है, मतलब सेक्शन ए 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स और सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एमसीक्यू पेपर है, यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया ए सेक्शन में 50 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और बी सेक्शन में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब देखा जाए यहां पर हमारी जो सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये जानने की कि हमारे को कितना, किस तरीके से क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, किस किस लेवल पे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमारे को बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करने। यहाँ पर मेनली फोकस जो हमें करना है प्रोविजन पे करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट सबसे बढ़िया बात है सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में आपको पता है एक ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है और यही यहां पर आपको पढ़ना है। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यहां पर है कि प्रैक्टिकल आपको पॉइंट वाइज लिमिटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं आपको करवाता जाऊंगा वैसे आप लोग आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्ट टैक्स के साथ। जैसे कि आपको मैंने बताया हमारा सिलेबस भी 2 पार्ट्स में ही बटा है, वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। टैक्सेस हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बच्चों जो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है उस पर्सन से जिसकी एक्चुअल में ऑब्लिगेशन है। डायरेक्ट टैक्स एक वो टैक्स है जो चार्ज किया जाता है उसी पर्सन से जिसकी एक्चुअल में ऑब्लिगेशन है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स की हम एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स जो हम करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में देखिए ऑब्लिगेशन मेरी है, इनकम मैंने अर्न करी है, इनकम मैंने अर्न करी है तो इनकम टैक्स भी मुझे ही लगेगा। ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक्चुअल में जिसकी ऑब्लिगेशन है उससे ना चार्ज करके, मतलब ना कलेक्ट करके वो दूसरे पर्सन से ली जा रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएसटी। अब मान लीजिए आप कोई गुड्स खरीदते हैं, मान लीजिए ये पेन ड्राइव आपने मार्केट से परचेज करी। पेन ड्राइव का प्राइस है 500 रुपीज। ठीक है। अब 500 रुपीज की आपने पेन ड्राइव परचेज करी, उसमें मान लीजिए 50 रुपीज जीएसटी है, तो इसका मतलब है आप दुकानदार को 500 रुपीज पे करके आ गए, उसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था। ठीक है। उससे बिल में 500 के बिल में मान लीजिए 50 रुपए जीएसटी था। अब देखा जाए आपने दुकानदार को पे किया, दुकानदार आगे किसको पे करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेशन मेरी थी पर पे कौन कर रहा है, दुकानदार पे कर रहा है। ठीक है। ऑब्लिगेशन किसी और की है बट डिस्चार्ज कोई और कर रहा है। बट देखा जाए फाइनली जो पेमेंट जा रही है किसकी पॉकेट में से जा रही है, एंड यूजर की जेब में से ही जा रही है। ठीक है जी। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, मतलब लिया जा रहा है इनडायरेक्टली। जैसे कई बार हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर आप सोचते हो हम टैक्स नहीं पे करते, ये हमारी गलत फहमी है। कौन सी चीज पर आप टैक्स नहीं देते, सब चीजों के ऊपर हमें, जितनी भी आप गुड्स परचेज करते हो, जितनी भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं सभी गुड्स के ऊपर टैक्स पे करके आते हैं। ठीक है ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो यहां पर हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ
सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में आज करने जा रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जो सोर्सेज और एलिमेंट्स, यहां पर हम जानेंगे बेसिक्स, आपकी जो इंफॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स लॉ के साथ जो इनकम टैक्स एक्ट्स हैं, रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ऑर्डर्स क्या होता है, सर्कुलर क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ इस लेक्चर में और इस छोटे से चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स और सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमारा एक्चुअल में सिलेबस है। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, वो कहते हैं गवर्नड बाय क्या है, गवर्नड बाय जो इनकम टैक्स इंडिया में है ना, इनकम टैक्स लॉ जो है, जो इनकम टैक्स लॉ जो है वो गवर्नड होता है इंडिया में बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, इंडिया में जो इनकम टैक्स लोगों से कलेक्ट करने का काम है वो उसकी गवर्नेंस कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, ठीक है सर। अब ये आया कब सर, ये 1 अप्रैल 1962 को आया, पहली बार इस डेट से एनफोर्समेंट मतलब हो गई, एप्लीकेबिलिटी हो गई 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद इसमें 298 सेक्शंस होते हैं हमारे इस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस होते हैं और 14 स्केड्यूल्स होते हैं। 298 सेक्शंस होते हैं, 14 स्केड्यूल्स होते हैं। सेक्शंस में आपकी प्रोविजंस लिखी होती है। अब किस तरीके की प्रोविजन, कि आपको डिटर्मिनेशन कैसे करना है टैक्सेबल इनकम का, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट, असेसमेंट कैसे करनी है किसी एसएससी की, अपील किस तरीके से करनी है, पेनल्टीज कब और कैसे, और प्रोसिक्यूशंस। मतलब क्या है, ये जो 298 सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, इसमें क्या बताया हुआ है कि एसएससी की इनकम, मतलब जो पर्सन है, जो टैक्स जिसके ऊपर आप कह रहे हो कि टैक्स लेना है, इनकम टैक्स लेना है, उस बंदे की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। पहले आप इनकम कैलकुलेट करोगे तभी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स लायबिलिटी कितनी है, असेसमेंट के लिए प्रोसीजर क्या है, अपील के लिए प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के लिए या पेनल्टीज के लिए क्या प्रोसीजर है, ये सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है, जो इसके 298 सेक्शंस हैं। ठीक है जी, अब उसके अलावा 14 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स का बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए काम होता है। ठीक है जी, रेट ऑफ टैक्सेस के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, जो स्पेसिमेंस होते हैं उस परफॉर्म में अपना फॉर्म्स होते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। और सबसे बड़ी बात, अब अगर इसमें कुछ चेंजेस लेकर आनी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर चेंजेस लेके आनी है तो ये चेंजेस किसके थ्रू आएंगी, फाइनेंस एक्ट शैल ब्रिंग अमेंडमेंट टू दिस एक्ट, फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट आएंगी इस एक्ट में। ठीक है जी, अब फाइनेंस एक्ट क्या होता है जरा सुनिएगा ध्यान से, पहले फिर मैं आपको इकट्ठा फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट इकट्ठा रिवाइज करवाता हूं। अब फाइनेंस एक्ट की अगर बात करें, आपने देखा होगा हर साल फरवरी मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर एक टैची लेकर आते हैं, वो आपको फोटो खिंचवाते हैं और फोटो अखबार में आता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो फाइनेंस बिल पेश करते हैं, कहां पर, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है जी, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है, उस बिल के ऊपर चर्चा होती है, उस फाइनेंस बिल के ऊपर डिस्कशन होती है लोकसभा और राज्यसभा में। अप्रूवल मिलने के बाद पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो बिल जाता है कहां पर, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फिर उनकी असेंट लेने के बाद, उनकी मंजूरी लेने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद
इट विल बिकम द फाइनेंस एक्ट। वो फाइनेंस बिल क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है जी, फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अब फाइनेंस एक्ट का काम क्या है बच्चों? जो भी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी अमेंडमेंट होती हैं, मींस चेंजेस, यहां पे चेंजेस को अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, अमेंडमेंट जो भी होती हैं डायरेक्ट टैक्सेस में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी और कस्टम। सर वैट और एक्साइज भी तो कहीं कहीं सुना है हमने। बिल्कुल बच्चों, जैसे कि आपको पता है एक्साइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल पे एप्लीकेबल है। ठीक है जी, और वैट जो है वो अल्कोहल के ऊपर है। मतलब कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर ही ये दोनों एक्ट जो हैं वो भी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, बट पब्लिकली अब अगर आप देखोगे तो ये जनरल पब्लिक के लिए ये एक्ट जो है नहीं बचे हैं, बाकी गुड्स के लिए मतलब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 ही बोल रहा हूँ, जीएसटी और कस्टम और इधर इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब क्या है, जीएसटी और इनकम टैक्स कस्टम में, जीएसटी इनकम टैक्स कस्टम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ भी अमेंडमेंट लेकर आनी है वो किसके थ्रू होंगी? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होंगी। अब फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स आ गई, वो कैसे? फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट कैसे बना वो मैंने आपको बताया। फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हर साल, उसमें डिस्कशन होगी, फिर अप्रूवल होगी, देन फिर असेंट मिल लेनी पड़ेगी फाइनल किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देन इट विल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट बनने के बाद जो जो चेंजेस होंगी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, उसमें जो अपडेट कर दिया जाएगा, जीएसटी को अपडेट कर दिया जाएगा, कस्टम को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट का काम इतना ही है, सिर्फ अपडेट करना किसको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है जी, डन है, समझ आ गया अच्छे से। अब इसके अलावा और क्या होता है फाइनेंस एक्ट में? ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये भी आपको बता दिया, और अमेंडमेंट वाली पॉइंट भी बता दिया आपको। अब इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है, पार्ट बी है। फाइनेंस एक्ट के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। ए में क्या है? ए में प्रपोज्ड पॉलिसी है, ए में प्रपोज्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द फिस्कल एरियाज। ठीक है, और पार्ट बी में क्या है? डिटेल्ड टैक्स प्रपोजल्स हैं। ठीक है, प्रपोजल्स हैं, प्रपोज पॉलिसी के प्रपोजल्स हैं किसमें? पार्ट ए में, और डिटेल टैक्स प्रपोजल किसमें है? पार्ट बी में है। ठीक है जी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ टैक्स एट विच इनकम शैल बी चार्ज इज प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। किस रेट पे इनकम टैक्स लगेगा, मतलब अलग अलग एसएससी को अलग अलग मान लीजिए इनकम की कैटेगरी पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कौन सी एसएससी को कौन सी कैटेगरी ऑफ इनकम पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, वो कौन तय करेगा? फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल 1, फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल 1 तय करेगा। ठीक है, मतलब शेड्यूल 1 में बताया होगा कि क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। ठीक है जी, क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। ठीक है जी, ये हमारा फाइनेंस एक्ट हो गया। अब आप दोनों चीजें अगर आप देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमने क्या पढ़ा? जो इनकम टैक्स लॉ है जो इंडिया में, वो गवर्न्ड बाय क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हो इनकम टैक्स एक्ट में, तो आपको अमेंडमेंट किसके थ्रू लानी पड़ेगी? फाइनेंस से। मतलब किसके थ्रू अमेंडमेंट आएंगी? अमेंडमेंट नहीं लानी होंगी, अमेंडमेंट किसके थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में आएंगी? किसके थ्रू होंगी? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या है? सर फाइनेंस एक्ट एक फाइनेंस बिल है जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं पार्लियामेंट में, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है इसके ऊपर, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होने के बाद ये क्या बन जाता है? जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, फिर वो अपनी असेंट देते हैं बाय सिग्नेचर, देन वो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, अब इसके 2 पार्ट है, ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। ए पार्ट में क्या है? प्रपोज्ड पॉलिसी है, प्रपोज पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की फिस्कल एरिया में, और बी में क्या है? डिटेल टैक्स प्रपोजल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो शेड्यूल 1 है, इनकम, कौन सी इनकम पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा,
वो शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट में मेंशन है, शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट में मेंशन है। ठीक है जी। और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें क्या बताया गया होता है, उसमें क्या एक्चुअल में बताया हुआ है? उसमें सर बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें बताई हैं कि इनकम कैसे, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, अपना अपील प्रोसीजर किस चीज का, अपील का, पेनल्टी का, ठीक है, अपना प्रोसिक्यूशंस का, ये सब चीजों का प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है जी। तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट था। अब आगे चलते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब जैसे कि पता है आपको, कोई भी एक्ट होता है उसकी मदद करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि उसमें ज्यादा खचबाजी ना हो जाए, उसमें ज्यादा खिलेटा ना पड़ जाए, जो लॉ को समझने वाले लोग हैं वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इसीलिए जो प्रोसीजरल काम है, जो मोस्टली प्रोसीजरल काम होता है, आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला काम होता है, वो सारा का सारा रूल्स में डाल दिया जाता है। ठीक है जी। चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज था पहले, ठीक है। तो यहां पर इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स रूल्स 1962 आए। ठीक है जी। अब कहते जो एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्स का, किसके पास है? सीबीडीटी के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के पास। ठीक है जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्स का वो किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। ठीक है। और कहते हैं सेक्शन जो 295 है, सेक्शन 295 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो सीबीडीटी को कहते सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू कैरी आउट द पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। कहते जो सेक्शन 295 है ना इनकम टैक्स एक्ट का, ये पावर देता है, मतलब एम्पावर्ड करता है किसको? एम्पावर्ड करता है किसको? सीबीडीटी को, कि वो समय समय पर रूल्स बना सकती है। समय समय पर जो भी रिक्वायरमेंट बनती है उसके रूल्स बना सकती हैं। किस चीज के रूल बना सकती है? वो रूल बना सकती हैं कि भाई जो भी पर्पस पूरा करने के लिए आपको रूल बनाने की जरूरत है वो बनाइए। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो रूल बनाने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, वो आप बना सकते हो। सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट किसको एम्पावर करता है? सीबीडीटी को एम्पावर करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है जी। कहते अब इसमें होता क्या है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में आपको बताया मैंने, ऐसे ही रूल्स में क्या होता है? रूल्स में सभी फॉर्म्स दिए होते हैं, प्रोसीजर दिए होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट दिया होता है कि किस तरीके से परक्विजिट का वैल्यूएशन होगा। ठीक है। कौन से प्रिंसिपल फॉलो करके होगा। प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट आर प्रोवाइडेड इन द रूल्स फ्रेम बाय द सीबीडीटी। ठीक है जी। तो कुल मिला के इनकम टैक्स रूल्स की अगर बात करें, कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्ट टैक्स का, वो किसके पास होता है? सीबीडीटी के पास होता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। उसके बाद सेक्शन 295 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो एम्पावर करता है सीबीडीटी को कि वो समय समय पर क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं, जो भी उसे रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्या था इसमें है, होता क्या है? इसमें फॉर्म्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, परक्विजिट्स के वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरीके से परक्विजिट्स की उसकी वैल्यूएशन करनी है। जैसे मैंने आपको मेन बताया कि एक्चुअल में रूल्स कोई भी होते हैं जो वो एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते हैं, और उसमें प्रोसीजरल काम होता है फॉर्म। ITR 1 इनकम टैक्स की अगर बात करें, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कुछ इनकम टैक्स रूल्स में बताया जाता है। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट सर्कुलर नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन फ्रॉम द सीबीडीटी। कहते हैं सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन क्या होते हैं? कहते इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सेक्शन 119 सीबीडीटी इशू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहते अब देखो ना, आप CSWD पास हुए, ठीक है, आपको समय समय पर ICSI जो है नोटिफाई करता रहता है, आपको ईमेल्स के थ्रू नोटिफाई करता रहता है कि भैया अब आपका मॉक टेस्ट है, अब आप एग्जाम जो रोल नंबर है वो अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये आप मॉक टेस्ट दे दीजिए इस डेट को आपका पेपर है, इतने बजे आपका पेपर है,
ठीक है, इतनी देर पहले आप इंस्टॉल करके रखिए, आप लॉगिन करके रखिए, तो सब कुछ मतलब आपको बताया जाता है। किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाता है। ऐसे ही किसी भी तरीके का कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी करना होता है, सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी करना होता है सीबीडीटी द्वारा, वो 119 सेक्शन के अंडर जो उनके पास पावर मिली है उनको, वो समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस और सर्कुलर के थ्रू जताते रहते हैं। ठीक है, जहां पर उन्हें नीड बनती है। These circulars clarify doubts regarding the scope and meaning of the various provision of the act। अब कहते हैं इस एक्चुअल में सर्कुलर्स में होता क्या है, जो सर्कुलर नोटिफिकेशंस होती हैं एक्चुअल में यहां पे होता क्या है। यहां पे कहते हैं सर्कुलर जो होता है, अगर स्पेशली बात करें, ये डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए होता है। These circulars clarify the doubts regarding the scope and meaning of various provision of the act। अगर कहीं पे लगता है इनकम टैक्स एक्ट की किसी भी सेक्शन में या किसी भी प्रोविजन में किसी तरीके का कोई इस तरीके से मीनिंग निकल के आता है जो क्या है, डाउट क्रिएट कर सकता है। इनकम टैक्स के किसी सेक्शन में या प्रोविजन में किसी तरीके का कोई डाउट क्रिएट होता है, तो उस डाउट के ऊपर सर्कुलर जारी करके क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि भैया ये प्रोविजन ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है ना, समय समय पर नोटिफिकेशन निकाल के, सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया जाता है कि भैया ये प्रोविजन ऐसे नहीं ऐसे है। ये आपको शायद गलत कंफ्यूजन हो रही है, ये आपको पढ़ने में ये चीजें ऐसे आपको लग रही है पर एक्चुअल में ये ऐसे है। ठीक है ना, जो डाउट्स होती हैं, जो कंफ्यूजन होती हैं, उसको दूर करने के लिए समय समय पर सर्कुलर जारी किए जाते हैं सीबीडीटी द्वारा। ठीक है जी, दीज सर्कुलर्स एक्ट एज ए गाइडेंस। ये गाइडेंस का काम करते हैं। जैसे आप देखिए ना, सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो ऑफिसर्स थे और एसएससी थे वो सचेत होके, हाँ ठीक है यार ये तो ऐसे ही करना है, क्योंकि अब सर्कुलर जारी हो गया सीबीडीटी की तरफ से, तो आपको पता लग गया ये काम ऐसे नहीं ऐसे ही करना है। तो जो भी आपके मन में शंका थी, कुछ कंफ्यूजन थी, वो दूर हो गई ऑफिसर्स के और एसएससी के। ठीक है, अब एसएससी क्या होता है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में समझ जाओगे। ठीक है जी, तो कहते सर्कुलर क्या काम करता है, गाइडेंस का काम करता है। गाइडेंस का काम करता है किसके ऊपर, एसएससी और असेसिंग ऑफिसर के ऊपर। चलिए, कहते दीज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। कहते ये सर्कुलर जो है ये एओ के ऊपर तो बाइंडिंग है, बट नॉट ऑन द एसएससी एंड कोर्ट। जो ये सर्कुलर जारी होंगे, ये सर्कुलर एओ के ऊपर होंगे एप्लीकेबल, मतलब बाइंडिंग होंगे, उनको ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे, उनको मानना ही पड़ेगा। किनको नहीं मान, मतलब वो ऑप्शनल है, वो है एसएससी और कोर्ट के ऊपर। ठीक है ना, एसएससी और कोर्ट के ऊपर, ये बाइंडिंग नहीं है इनके ऊपर। ठीक है जी, द सर्कुलर्स इशू बाय द सीबीडीटी शैल नॉट बी इन द कंट्री ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोविजन में कुछ और बन रहा है बट सर्कुलर में कुछ और ही है, उसके प्रोविजन ऑफ द सेक्शन या प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजन दी गई थी, उस प्रोविजन से जो मतलब निकल रहा था, आप ऐसा नहीं है कि कुछ और अपना सर्कुलर जारी कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके कंट्रारी नहीं हो सकता। जो प्रोविजन बोल रही है आप उसके तहत ही सर्कुलर जारी कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसके ऑपोजिट कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि आपने तो चेंजेस कर दी, इसका मतलब है चेंजेस तो कहां पर होंगी, फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही होंगी। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही होंगी, सर्कुलर या नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं होंगी। ठीक है जी, तो ये था सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस। अब आगे चलते हैं जी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होते हैं, अब हर एक एक्ट के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस होते हैं। जैसे कि जो कहते हैं गवर्नमेंट इनेक्ट्स द लॉ इन द पार्लियामेंट। ठीक है जी, देयर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, अब एक्साइज की जगह पे जीएसटी हो गया। वेयर इज द नीड फॉर द डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पर डिटेल रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होती है। द इनेक्टमेंट इज टू डन बाय द सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन
एंड कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। C4 क्या है? कस्टम। द रूल्स एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द CBDT और CBIC, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, जो CBDT के अंडर आते हैं, इनकम टैक्स के मतलब इनकम टैक्स रूल्स हो जाते हैं जो CBDT के अंडर आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे पहले एक्साइज होता था, एक्साइज के अंडर कौन से होते थे? एक्साइज रूल्स होते थे, वैल्यूएशन, एक्साइज वैल्यूएशन, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स, सेंट्रल एक्साइज सेनवेट रूल्स होते थे। ठीक है, सेनवेट मींस सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स रूल्स। ठीक है, सेनवेट रूल, सेनवेट क्रेडिट रूल्स होते थे। तो इसकी जगह पे आप GST के ऊपर आ गए जी। ठीक है, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर इशू बाय द CBDT एंड CBIC इज कॉल्ड, ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर इशू किए जाते हैं ये भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ठीक है जी, चलिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजंस, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहां पर क्या मतलब है? अब देखिए कई बार आपने देखा होगा कि एक्ट में कई बार क्या है, मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट है या GST है या कस्टम है, या पहले जो होते थे सर्विस टैक्स लॉ होता था, ठीक है, अपना एक्साइज होता था, वैट होता था, ठीक है, और आपका CST होता था, सेंट्रल सेल टैक्स होता था। तो इनमें क्या होता था, या इनकम टैक्स की अगर हम बात करें यहीं पर रहे तो इनकम टैक्स में कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी प्रोविजन है, कोई ऐसी प्रोविजन है जो क्या है क्लियरली मेंशन नहीं है, तो और उसके ऊपर कोई केस लग गया, डिपार्टमेंट टैक्स की डिमांड करी, डिपार्टमेंट ने SSC से टैक्स की डिमांड करी, पर SSC कहता है मेरे के ऊपर तो टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, SSC कहता है मेरे के ऊपर तो टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए वो केस चला गया, वो मुद्दा चला गया कहां पर? कोर्ट में चला गया। अब वो मुद्दा चला गया कोर्ट में, अब कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भैया ये वाकई ये कहीं प्रोविजन कहीं लिखी तो है नहीं, ये जो इनकम अराइज हुई है SSC की, ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, या फिर ये कौन से हेड में आती है, ये ऐसा कुछ क्लैरिटी तो है नहीं, और इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जैसे कि वोडाफोन का केस था, वोडाफोन का जो केस था उसमें हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो था वो डिमांड करता था वोडाफोन से, जो वोडाफोन की जो आइडिया और हचिसन और वोडाफोन SR लिमिटेड का जो अमलगामेशन हुआ था उसके ऊपर वो टैक्स मांगते थे। ठीक है, बट कंपनी ने कहा कि ट्रांजैक्शन तो यहां पे हुई नहीं, ट्रांजैक्शन तो यहां पे हुई नहीं। ठीक है, और फाइनली डिसीजन किसके फेवर में लिया गया? कंपनी के फेवर में लिया गया। ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा हार गया। तो वो क्या था, वो उस जजमेंट के बेस पर फिर देखा कि डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो एक्ट बाद में चेंज कर दिया, जहां जहां पर खास करके अगर बात करें, हमारा आगे जाके चैप्टर आएगा कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन की डेफिनेशन, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी, ट्रांसफर की डेफिनेशन चेंज कर दी, नॉट ट्रांसफर की डेफिनेशन चेंज कर दी, मतलब बहुत सारी प्रोविजंस चेंज हुई सिर्फ इकलौते उस केस लॉ की वजह से। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आते हैं कि कई बार क्या होता है, जो ऑफ द ट्रैक कोई प्रोविजन ऐसी है जो क्लियरली मेंशन नहीं है किसमें, हमारे एक्ट में, और डिसीजन ले लिया गया हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ द ट्रैक, मतलब जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा हो जाता है, तो वहां पर जो भी जजमेंट लिया जाएगा, जो भी जजमेंट दिया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको सर्वोपरि मान लिया जाएगा। मतलब आगे से उसी को ही, उसी बेस के ऊपर ही उस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो मतलब कई बार क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी सर्वोपरि मान लिए जाते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब लॉ में लिखा हुआ है फिर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास वो तो जजमेंट, वो सिंपल ये जी, वो कहेंगे देखो जी ये तो साफ लिखा हुआ है, ये तो फिर तो डिपार्टमेंट के फेवर में ही जाएगा, केस
डिपार्टमेंट के फेवर में ही चला जाएगा। ठीक है ना, जजमेंट कब आपको अलग होती हैं, जब बिल्कुल ही हट के डिसीजन लिया गया हो। ठीक है ना, तो कहते हैं द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड, द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी। अब इसके बाद ये हमारा हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया, इनकम टैक्स रूल्स 1962 हो गए, फाइनेंस एक्ट हो गया, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस हो गया। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गए हमारे, क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आ गए। अब चलिए, अब रेट ऑफ टैक्सेस जो है इनकम टैक्स में, वो कहां पर कैसे कैसे कब कब दिए होते हैं। तो कहते हैं इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट फिक्स फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं, मतलब कौन सी इनकम पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कौन सी एसएससी को कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, वो कहां पर फाइनेंस एक्ट में दिया होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, कहां पर दिया होता है फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है जी, रेट ऑफ टैक्स कहां पे मेंशन होते हैं जी, रेट ऑफ टैक्स कहां पे मेंशन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या है जी, रेट ऑफ टैक्स कहां पे होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट, नॉट इनकम टैक्स एक्ट। याद रखना, हम लोग यही गलती कर जाते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट, करेक्ट है। चलिए, अब तीन पार्ट हैं इसके, तीन पार्ट हैं इसके, पार्ट 1, 2, 3। पहले पार्ट में टैक्स रेट दिए हैं जो एप्लीकेबल है इनकम ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एसएससी। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एसएससी को, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, इनको क्या क्या टैक्स रेट, किसको कौन सा टैक्स रेट लगेगा, दैट इज मेंशन इन द पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट, नॉट इनकम टैक्स। ठीक है जी, पार्ट 2, पार्ट 2 में फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2, रेट ऑफ टीडीएस। ठीक है जी, रेट ऑफ टीडीएस कौन से होंगे। तीसरा पार्ट जो है उसमें सिर्फ टीडीएस का रेट किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, सैलरी के ऊपर रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, एंड एडवांस टैक्स। ठीक है जी, रेट ऑफ एडवांस टैक्स क्या होगा, ये मेंशन है पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है जी, अब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट के 3 पार्ट हैं जहां पर रेट ऑफ टैक्सेस दिए हुए हैं। पहला पार्ट जो है उसमें सभी असेसीज को क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो बताया गया है। फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, रेट ऑफ टीडीएस। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया है, सैलरी के ऊपर टीडीएस प्लस एडवांस टैक्स का रेट क्या होगा। ठीक है जी, ये था हमारा फर्स्ट शेड्यूल के 3 पार्ट जहां पर रेट ऑफ टैक्स दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट चीज हमारे इस छोटे से चैप्टर की, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं। In order to discharge the executive and administrative functions relating to the act, the following income tax authorities have been constituted। ठीक है जी, कहते हैं इनकम टैक्स की जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज हैं, उसको डिस्चार्ज करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स और अथॉरिटीज का निर्माण किया गया। ठीक है, अब वो कैसे कैसे है, यहां पर उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब कौन कौन है जी, सबसे निचले लेवल पर कौन होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं जी, इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स। फिर उससे ऊपर होते हैं जी टैक्स रिकवरी ऑफिसर, आप रिकवरी ऑफिसर भी बोल सकते हो, टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ठीक है जी, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। फिर उसके बाद आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है जी, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यहां पर आप एसीआईटी भी बोल सकते हो। एसीआईटी क्या होता है जी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ
इनकम टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद DCIT, असिस्टेंट के बाद ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। तो सभी में जहां पे CIT लिखा है वहां पे डायरेक्टर लिख सकते हो, डायरेक्टर वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है जी। आपने देख ही लिया, साथ साथ कमिश्नर की जगह पे डायरेक्टर वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स मतलब JCIT, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद ADCIT, AD क्या है, एडिशनल, ठीक है जी। सबसे पहले क्या था, इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद रिकवरी ऑफिसर, ठीक है, फिर उसके बाद ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, देन डिप्टी के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अब आ जाएगा एडिशनल के बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज CIT, ठीक है जी। डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद CCIT क्या है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ऊपर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और सबसे लास्ट में CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी, जो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करती है हमारे पूरे के पूरे इनकम टैक्स का। ये कोई ऑफिसर नहीं है एक्चुअल में, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन करने वाली अथॉरिटी है, ठीक है जी। तो ये हमारा बच्चों छोटा सा पहला चैप्टर था, इंट्रो आप कह सकते हो इनकम टैक्स, जो कि एलिमेंट्स कह सकते हो, सोर्सेज कह सकते हो, जिसमें हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स में क्या होता है, इनकम टैक्स का एक्ट आपको पता लग गया कौन सा होता है 1961, इनकम टैक्स के रूल्स पता लग गए आपको, इनकम टैक्स रूल्स होते हैं 1962। तीसरे नंबर पे आपको पता लग गया कि फाइनेंस एक्ट क्या होता है। चौथे नंबर पे आपको हमारे जो सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, ये पता लग गया, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की जो जजमेंट्स हैं, जो उसकी क्या रेलिवेंसी होती है, वो आपको पता लग गया। इनकम टैक्स के अथॉरिटीज कौन कौन से, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, ये आपको सभी पता लग गए, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी अगर आ जाती है, JCIT क्या होता है, ADCIT क्या होता है, तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स से शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।